Hello everyone, welcome to our YouTube channel CCA Academy. In previous lecture, we have studied about concept and nature of knowledge. So in today's video, we are going to discuss about knowledge acquiring processes. So first, before studying about methods of knowledge acquiring, we will study about characteristics of knowledge. Because हम जानते हैं कि जो नॉलेज है दैट इज़ एंडलेस, उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है कि चलो ठीक है यहाँ तक होगी नॉलेज दैट इज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि नॉलेज है वो बिल्कुल अनलिमिटेड है एक तरह से। तो उसके सम कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्टली जो नॉलेज है, नॉलेज इज़ लाइक वेल्थ। नॉलेज क्या है? नॉलेज एक धन की तरह है, ठीक है, मनी की तरह है। द मोर यू गेट द मोर यू क्रेव। जितनी आपको ज़्यादा मिलेगी उतनी ही आपको ज़्यादा लालसा इच्छा हो जाएगी कि हाँ जी हमें और नॉलेज चाहिए। जैसे मनी होती है, जितनी हमें मिलती है उतनी ही कम लगती है। थोड़ी सी मिलेगी, पहले हमें उसके लिए क्रेविंग होगी कि हाँ जी हमें इतनी मनी मिलती, फिर जब उतनी आ जाएगी हमारे पास तो हमें और हो जाएगी कि नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है ना। तो मतलब नॉलेज भी वैसी है, जितनी आपको मिलेगी उतनी ही आपको कम लगेगी, आपकी इच्छा और हो जाएगी कि हाँ जी हम और नॉलेज गेन करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, नॉलेज इज़ कंटेक्चुअल एंड इट कैन बी रीयूज्ड। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो प्रासंगिक होता है और इसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। नॉलेज जो है कंटेक्चुअल, जैसे आप बुक्स में नॉलेज गेन करते हो, कहीं पे भी नॉलेज गेन कर रहे हो, कोई लेक्चर देख रहे हो, है ना, मान लीजिए यही आप लेक्चर देख रहे हो, तो अगर आप उसको अपनी बुक्स पे नोट कर लोगे तो आपके फ्यूचर के लिए वो आपके लिए एक तरह से बुक में हो जाएगा प्रॉपर तरह से फिक्स। तो आप उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हो, दोबारा उसको मतलब रीचेक कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। फिर आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे कॉपीज़ पे पढ़ो और दोबारा उसको रिटेन कर लो अपने माइंड पे, है ना, रिवाइज़ करने के लिए। तो मतलब एक तरह से जो नॉलेज है उसका आप पुनः प्रयोग भी कर सकते हो किसी भी फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ नॉलेज ऑब्टेन्ड ओनली इफ़ इट इज़ अप्लाइड। कि ज्ञान का लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब इसको व्यवहार में लाया जाए। कि ज्ञान तभी है अगर इसको आप अप्लाई भी कर रहे हो। मान लीजिए आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से आपने नॉलेज गेन करी, अच्छे से स्टडी करी, बट आपको बात करने की सेंस ही नहीं है, किसी से अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हो, तो बोल ही देते हैं लोग कि क्या फ़ायदा है इसके पढ़ने का, इसको बात करने की सेंस ही नहीं है, इसको पता ही नहीं चलता है कि बोलना क्या है। तो मतलब नॉलेज का तभी है उसका फ़ायदा, ज्ञान लेने का फ़ायदा भी तभी है जब हमारे वो बिहेवियर में दिखनी चाहिए, ठीक है। बोलते हैं ना कि जो एजुकेशन है दैट विल मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। कि किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को मॉडिफाई करने का साधन क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन में आप नॉलेज तो गेन करते ही हो, तो नॉलेज लेने का फ़ायदा तभी है जब आपको मतलब एक तरह से उसको अप्लाई भी कर रहे हो, उसको अपने व्यवहार में ला रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज इज़ रिन्यूड एंड मेंटेन। जो नॉलेज है उसको, जो ज्ञान है उसका नवीनीकरण भी होता है, मतलब रिन्यू होती रहती है। अब जो क्या बोलते हैं बुक्स हैं आजकल, उनमें पता नहीं क्या क्या ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा, है ना, तो मतलब उसको रिन्यू कर रहे हैं डे बाय डे, ठीक है, कुछ और टॉपिक्स ऐड कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, नॉलेज में चेंज ओवर टाइम। कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, इसको टाइम टू टाइम भी चेंज हो रहा है। अब जो ज्ञान है वो सेम थोड़ी ना रहेगा। अब जो हमने बुक्स बचपन में पढ़ी थी ज़रूरी थोड़ी ना अभी भी उतना ही कंटेंट है उसमें। वही बात आ गई जो मैंने पहला पॉइंट बोला, रिन्यू, मतलब इसको चेंज कर रहे हैं डे बाय डे, आगे आगे पता नहीं क्या क्या ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा बुक्स लग रही हैं, मतलब नॉलेज गेन करने के कई सोर्सेज आ रहे हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज डेवलप थ्रू लर्निंग प्रोसेसेस। जो ज्ञान है वो सीखने की प्रक्रियाओं के माध्यम से अर्जित किया जाता है। कि जो ज्ञान है, अगर हमारे पास मतलब लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग करने की इच्छा भी होगी हमारे अंदर, मतलब लर्निंग, कुछ हमने सीखने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, तभी है, मतलब तभी हमारी वह नॉलेज है, तभी ज्ञान डेवलप होगा। अगर हमारे अंदर विल पावर ही नहीं होगी, मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपके अंदर विल पावर ही नहीं होगी कुछ उस चीज़ को गेन करने की, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस टाइम, मतलब वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का, है ना, मतलब टाइम लगा रहे हो तो एक तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपके अंदर विल पावर ही नहीं होगी तो आप उस नॉलेज को अच्छे से गेन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैंग्वेज इज़ व्हीकल ऑफ नॉलेज। कि जो भाषा है वही है ज्ञान को अर्जित करने का एक माध्यम। नॉलेज आप बुक्स पे पढ़ रहे हो तो आप मतलब एक तरह से लैंग्वेज का भी यूज़ कर रहे हो, कहीं पे आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वहाँ पे भी आप लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, कोई लेक्चर देख रहे हो तो वहाँ पे भी लैंग्वेज ही यूज़ हो रही है, भले आप अपने मतलब मल्टी सेंसेस का यूज़ कर रहे हो वहाँ पे, बट मेनली जो साधन है हमें ज्ञान को अर्जित करने का दैट इज़ लैंग्वेज, ओके। ये आपने ध्यान रखना है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द व्हीकल ऑफ नॉलेज, कि मेन व्हीकल क्या है। अदर ऑप्शंस दे दिए जाएंगे तो आपने ध्यान रखना है लैंग्वेज इज मेन व्हीकल ऑफ नॉलेज।
कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसके द्वारा हम नॉलेज को अच्छे से गेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज क्रिएशन एंड यूटिलाइजेशन इज एनहांस्ड विद टेक्नोलॉजी, कि जो भाषा है प्रौद्योगिकी के साथ ज्ञान सृजन तथा उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब जो टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, उसकी वजह से भी जो नॉलेज है उसकी क्रिएशन, मतलब एक तरह से उसकी जो प्रौद्योगिकीकरण के साथ उसका जो सृजन है और उसका जो उपयोग की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा मिल रहा है। अब टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। पहले क्या था, पहले सिर्फ बुक्स से ही नॉलेज मिलती थी, है ना, सिर्फ बुक्स ही थी, कोई मतलब ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब आप जहाँ मर्जी से देखिए, नेट से देखिए, गूगल से पढ़िए, जहाँ मर्जी से पढ़िए, जैसे मर्जी टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए, है ना। तो मतलब एक तरह से नॉलेज गेन करने के कई तरह के सोर्सेज आ गए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज इज़ बाउंडलेस, कि जो नॉलेज है असीमित है, इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है इसमें कि हाँ जी यहाँ तक गेन कर लिया, दैट्स इट। जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया आपको कि नॉलेज ऐसी है, एक मनी की तरह है, वेल्थ की तरह है, जितनी आपको मिलेगी आप सोचोगे कि नहीं मेरे को और चाहिए। तो वही है कि जो नॉलेज है दैट इज़ असीमित, बाउंडलेस है, ठीक है ना, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है इसमें। नाउ लास्ट पॉइंट इज डिपेंड्स ऑन मेमोरी पास्ट एक्सपीरियंस, जो नॉलेज है वो हमारी स्मृति और जो हमारे पिछले अनुभव होते हैं लाइफ के, उन पे डिपेंड करती है। चाहे वो एक्सपीरियंस अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, है ना। हमारी याददाश्त, हमें कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, कुछ घटनाएं हमारे साथ लाइफ में घटी होती हैं, तो हमें पता होता है, वहाँ से हमें एक तरह से एक्सपीरियंस मिलता है। अगर अच्छी घटी होगी तो हमें वो हमारी मतलब एक तरह से मोटिवेशन की तरह काम हो जाएगा कि हाँ जी अच्छी बात है। अगर गलत घटना घटी होगी तो फिर वो हमारे लिए डीमोटिवेशन का काम हो जाएगा कि हाँ जी हम ये काम नहीं करेंगे। तो वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिल ही रही है ना। तो वही बात है कि नॉलेज की कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। अब मैंने तो यहाँ पे थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, मतलब काफ़ी होती हैं, नॉलेज का कोई एंड पॉइंट नहीं है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपने अपने हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। नाउ एक अमेरिकन फिलोसफर थे, अमेरिकन दार्शनिक थे, नेम चार्ल्स पर्स। इन्होंने बोला कि जो ज्ञान है यह 4 स्रोतों से अर्जित किया जाता है, कि 4 सोर्सेज हैं नॉलेज को गेन करने के। वो कौन कौन से थे ये आपने ध्यान रखना है कि चार्ल्स पर्स ने कौन से सोर्सेज की बात की थी। इन्होंने बात की, फर्स्ट इज टेनेसिटी, नेक्स्ट अथॉरिटी, नेक्स्ट प्रायरी मेथड, नेक्स्ट साइंटिफिक मेथड। इन्होंने बोला 4 सोर्सेज कौन है, एक दृढ़ आस्था, सत्ता, अनुभव निरपेक्ष विधि और वैज्ञानिक विधि, ठीक है। तो फर्स्टली आ गया दृढ़ आस्था। दृढ़ आस्था जैसे हमारी कईयों की होती है, गीता पढ़ने में आस्था होती है, कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ने में आस्था होती है। अगर हमारी उसमें विश्वास होगा तभी तो हम उन बातों को मानेंगे ना। मतलब एक तरह की हमारी इच्छा, आस्था है, भगवान पे विश्वास है कि हाँ जी भगवान है, कुछ भी, तो वो क्या है, वो है हमारी टेनेसिटी। तो ये ध्यान रखना है, ये किसने बोला है, चार्ल्स पर्स ने बोला है। नेक्स्ट अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स सत्ता, कि जैसे अब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारी कोई प्रॉब्लम है, स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम टीचर के पास जाएंगे, है ना कि हम घर को चले जाएंगे, है ना। तो हम टीचर के पास जाएंगे, मतलब जैसे मैथ की प्रॉब्लम है तो मैथ वाले टीचर के पास ही जाएंगे, इंग्लिश वाले टीचर के पास नहीं जाएंगे। मतलब एक तरह से स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे जिसको अथॉरिटी है, ठीक है, वहीं से ही हम नॉलेज गेन करेंगे। नेक्स्ट प्रायरी मेथड। प्रायरी मेथड मतलब अभी हमें अनुभव नहीं मिला है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि प्रायरी मेथड क्या होता है। प्रायरी मतलब अभी हमें अनुभव नहीं मिला है, हमने वो चीज़ फील ही नहीं करी है, जैसा कोई बता रहा है वैसे हम मान रहे हैं, दैट इज आल्सो। नेक्स्ट साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि, मतलब प्रयोग कर रहे हैं, साइंटिफिक चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इन 4 मेथड्स की, मतलब 4 सोर्सेज की बात किसने की थी, चार्ल्स पर्स ने की थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, मतलब नॉलेज को एक्वायर करने के, ज्ञान को प्राप्त करने के कौन कौन सी विधियां हैं। वैसे तो कोई फिक्स विधि नहीं बता सकते हम ज्ञान को प्राप्त करने की, क्योंकि ज्ञान आप कहीं से भी ले लीजिए, कुछ भी आपके साथ लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है, चाहे वो अच्छे वे में चाहे वो गलत वे में है, ठीक है। मतलब नॉलेज का तो कुछ भी ऐसा कोई, मैंने वही बात बोली ना कि नॉलेज इज़ बाउंडलेस, असीमित है, ठीक है। तो फर्स्टली देखते हैं मेथड। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन विधि। अवलोकन कैसे, आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी सेंसेस का यूज़ करके, अपनी सेंसेस का यूज़ करके आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑब्जर्वेशन, तब भी आप नॉलेज गेन कर रहे हो। अब कोई टीचर है, उसने बच्चों को कैसे पता लगाना है क्लास में, वो ऐसे लगाएगा ऑब्जर्व करके कि हाँ जी ये बच्चा कैसे कर रहा है, इसका अटेंशन है, इसका ध्यान है क्लास में या नहीं है, या ये आगे पीछे देख रहा है। कोई बच्चा बड़े ध्यान से देख रहा है कि नहीं यार ये मतलब अच्छा कर सकता है लाइफ में। कुछ बच्चे थोड़े मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो पाए ही जाते हैं क्लासरूम में, ठीक है। तो वो टीचर को फिर किस तरह से पता करना है, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। तो वही बात आ गई कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके इजीली सेंसेस के थ्रू, ठीक है, कहीं भी यूज़ कर लीजिए इसको। नेक्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स प्रायोगिक विधि।
प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, आप कुछ करके सीखते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ जी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिया बस, नहीं, वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, लर्निंग बाय डूइंग। तो जो एक्सपेरिमेंटेशन है, लर्न थ्रू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि किस मेथड में हम इसकी बात करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, कारण और उससे क्या इफेक्ट आ रहा है। अब कोई भी हम प्रयोग करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है, अदर मतलब एनीथिंग एल्स, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या इसके पीछे रीज़न है, कैसे इसका कलर ऐसा आ रहा है, क्या इसका इफेक्ट क्या पड़ा, कितना परसेंट आ रहा है, केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, कितना परसेंट आ रहा है, तो वो किस में करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में ही पता चलेगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि किस मेथड में है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, ओके। इसके थ्रू भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो, बहुत ही अच्छे वे में नॉलेज गेन कर सकते हो बाय एक्सपेरिमेंटेशन, एक करेक्ट नॉलेज मिलेगी उससे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का जरूरी नहीं कि आप एक करेक्ट नॉलेज गेन करो, पर कर तो लोगे ना, फिर भी आइडिया तो होता ही है। उसके बाद नेक्स्ट है एजुकेशन। अब एजुकेशन इज आल्सो द मेन सोर्स ऑफ गेनिंग नॉलेज। एजुकेशन के थ्रू भी आप ज्ञान ग्रहण करते हो, शिक्षा के थ्रू, चाहे वो टीचर से करिए, चाहे वो बुक से करिए, चाहे वो मतलब कहीं भी फ़ोन से करिए, कहीं से भी करिए, पर मतलब एक तरह से आप एजुकेशन ले रहे हो, तो दैट इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, ठीक है, दैट इज़ आल्सो मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव से भी आपको क्या मिलती है, नॉलेज। जो भी आपको ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं, खुद के ही एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव एक्सपीरियंस है। पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपको अच्छी नॉलेज दे रहे हैं कि हाँ जी अच्छी बात है, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हमें लाइफ में हो जाते हैं तो उससे भी हमें सीख मिलती है। वही बात आ गई कि कोई गलत चीज़ हो रही है तो उससे हमें सीख मिल रही है कि हाँ जी हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब चाहे कोई पर्सन है, कोई हमें सही लग रहा है, कोई नहीं लग रहा है, तो मतलब एक तरह से वो भी एक्सपीरियंस है, वहाँ से भी हमें नॉलेज मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को बोलते हैं आगमन विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने ध्यान रखना है। इंडक्टिव और डिडक्टिव में हमेशा कन्फ्यूजन होता है सभी को, तो उसको हम आज कन्फ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है ना। तो इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मीन्स आगमन विधि। आगमन विधि मीन्स जिसमें हम कहाँ से कहाँ को चलेंगे, जिसमें हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलेंगे, मतलब नोन से अननोन की तरफ चलेंगे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इंडक्टिव में हम एग्जाम्पल, उदाहरण से रूल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तरह से हम जो चीज़ें हमें पता हैं उससे अननोन की तरफ जा रहे हैं, किस मेथड में, आगमन विधि में, इंडक्टिव मेथड में, ठीक है। और इसमें किस में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बोल दिया एग्जाम्पल टू रूल, अब स्पेसिफिक टू जनरल कैसे हो गया। अब स्पेसिफिक टू जनरल समझने के लिए एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई तोता है, पैरट है मेरे पास, वो बड़े अच्छे से बोलता है, बहुत ही अच्छे से, इतना मतलब हम मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ जी इतना भी पैरट बोल सकता है, बट वो बड़े ही अच्छे वे में बात करता है। तो वो उसकी क्या है, वो उसका एक स्पेसिफिक करेक्टर है, ठीक है ना। तो मतलब अगर मैंने कुछ क्लास में पढ़ाना है तो तोते के बारे में, तो मैं पहले अपने तोते का एग्जाम्पल दूंगी कि हाँ जी, तो मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रही हूँ, फिर मैं अदर तोतों की तरफ जा रही हूँ, अदर पैरट्स की तरफ जा रही हूँ कि हाँ जी अदर भी होते हैं ऐसे, फिर मैं कोई स्पेसिफिक वहाँ पे एग्जाम्पल दे के चली हुई हूँ। ज़रूरी थोड़ी ना सभी तोते वैसे ही करते हों, कोई एक फिक्स मतलब उसका फीचर होगा, कोई अच्छी सी उसमें क्वालिटी होगी, ज़रूरी थोड़ी ना सभी में होगी, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक से जब हम जनरल की तरफ जा रहे हैं, दैट इज आल्सो अ इंडक्टिव मेथड, मतलब विशिष्ट से सामान्य की तरफ, ओके। अदर कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ। अब मूर्त चीज़ें जो हमारी आंखों के सामने हुई हैं वहाँ से जा रहे हैं हम एब्स्ट्रैक्ट जो हमने देखी नहीं है, वही बात है एग्जाम्पल से रूल की तरफ। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि किस मेथड में हम एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं, या किस मेथड में हम स्पेसिफिक टू जनरल चलेंगे, विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलेंगे, या किस मेथड में हम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा रहे हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसी का ही उल्टा हो जाएगा नेक्स्ट डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक विधि। एक आपको पता होगी इंडक्टिव मेथड, तो आप डिडक्टिव मेथड इजीली कर लोगे। अब डिडक्टिव मेथड में कहाँ से चलती है हम, रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे अब मैथ के कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो पहले हमें रूल बताना पड़ता है, फॉर्मूला बताना पड़ेगा, फिर चलेंगे एग्जाम्पल पे। तो वहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई होता है, डिडक्टिव मेथड, दैट इज रूल टू एग्जाम्पल। फिर इसमें क्या चलते हैं हम, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। सामान्य क्या हो गया, रूल हो गया, विशिष्ट हो गया, फिर विशिष्ट तरीके से, ठीक है ना। और इसमें जा रहे हैं अननोन टू नोन। अब रूल हमें क्या पता था,
वो हमारे लिए अननोन था, उसको जानते नहीं थे। अननोन से नोन की तरफ हम किस मेथड में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डिडक्टिव मेथड में। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और जो इंडक्टिव मेथड है इसको आप छोटी क्लासेस में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बच्चे जो हैं छोटे हैं तो उनको एग्जाम्पल के थ्रू ईजिली समझ आएगा। इंडक्टिव मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू डिडक्टिव मेथड इन केस ऑफ लिटल स्टूडेंट्स। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके केस में जो इंडक्टिव मेथड है दैट इज़ बेटर, क्योंकि उनको रूल बता दो एकदम से, फिर उनको क्या ही पता चलेगा। अब उनको 1 2 3 सिखा रहे हैं तो उनको किसी ना किसी एग्जाम्पल के थ्रू सिखाते हैं ना उस टाइम। बट जो बड़े बच्चे हैं आफ्टर 9th 10th 6th 7th वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हायर क्लासेस में आपको डिडक्टिव मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंडक्टिव मेथड से चलोगे, एग्जाम्पल के थ्रू चलोगे, तब तो फिर सिलेबस ही कवर नहीं होगा, है ना। तो आपको फिर डिडक्टिव मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा रूल टू एग्जाम्पल, क्योंकि उस टाइम समझ आ गई होती है तो फिर रूल भी ऑलमोस्ट कर ही लेते हैं अब अप्लाई, ठीक है। तो ये 2 मेथड तो आपने याद ही रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, ओके। नाउ नेक्स्ट रिसर्च। रिसर्च के थ्रू भी क्या हो सकता है, नॉलेज गेन हो सकती है, क्योंकि रिसर्च में किसी स्पेसिफिक फील्ड में करेंगे रिसर्च तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की हमें प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल फॉर्म में नॉलेज गेन हो जाएगी। तो रिसर्च इज आल्सो द सोर्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, नॉलेज गेन करने का एक साधन है। नेक्स्ट इंट्यूशन। इंट्यूशन मीन्स अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान, कई बार हमें बोलते हैं ना कि हमें इंट्यूशन हो रही है कि ऐसा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, या हमें किसी पर्सन के प्रति इंट्यूशन आ जाते हैं, किससे मिलके हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये पर्सन सही नहीं है, इसके कुछ मतलब सही नहीं है व्यक्ति, ठीक है ना। वो जरूरी नहीं है पर वो इंट्यूशन सही हो, वो गलत भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करके भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्यूशन इज आल्सो द वे टू एक्वायर नॉलेज, ओके। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, बातचीत करके, वार्तालाप करके भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो किसी दूसरे से आप बात करोगे, बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन के थ्रू तो फिर ज़्यादा नॉलेज गेन होती है। एक दूसरे से पूछेंगे, बात करेंगे, कोई नॉर्मल लाइफ की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है। तो कम्युनिकेशन से भी एक तरह से नॉलेज गेन होती है, ओके। नेक्स्ट ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल मीन्स प्रयास एवं खोज विधि के द्वारा भी आप नॉलेज गेन करते हो, क्योंकि आप ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, कुछ गलतियाँ भी होंगी आपसे, ठीक है। बोलते हैं ना कि इंसान जो है वो गलतियों का ही पुतला है। अगर इंसान गलतियाँ ही नहीं करेगा तो वो सीखेगा कहाँ से, ठीक है ना, ओके। तो मतलब गलतियाँ करोगे, कोशिश करोगे, गलतियाँ करोगे तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करोगे। अगर आप कोशिश करके सक्सेसफुल हो रहे हो तो आपके लिए वो एक तरह से मोटिवेशन का काम करेगा। अगर आप गलती कर रहे हो, किसी गलत वे में गलती कर रहे हो, फिर वहाँ से भी आपको एक ऐसी मतलब मिल जाती है कि नहीं हम ये गलती नहीं करेंगे दोबारा, ठीक है ना। मतलब एक तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेडिशन, परंपरा। ट्रेडिशन के थ्रू भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो। जैसे हमारी अपनी ट्रेडिशन होते हैं, अपनी परंपरा होती है कि हाँ जी इस तरह की ड्रेसिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, तो वहाँ से भी आपको एक तरह से नॉलेज मिल रही है कि हाँ जी इधर की किस तरह की ड्रेसिंग है, ये वो। तो मतलब नॉलेज का तो बोला कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट वे टू अटेन नॉलेज। नॉलेज गेन करने का सबसे एक अच्छा साधन है। कंसंट्रेट हो जाओ, मेडिटेशन कीजिए, है ना। मतलब अपने आप कंसंट्रेट करना है, कहीं पे आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपर कंसंट्रेशन लगाइए। मेडिटेशन से भी बोलते हैं कि मन शांत होता है, तो उससे भी फिर आप जब आप बाद में पढ़ने बैठोगे तो आप मतलब एक तरह से कंसंट्रेशन चलेगी पूरी, ठीक है। सो दीज आर द सम मेथड्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज। तो आज इतना ही करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर यूजफुल लगा होगा। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस में। सो thanks for watching the video.